तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस जो रिसेंटली अपलोड हुआ है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं, सब हम डिटेल में वीडियो बाय वीडियो देखते जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 5th, यानी इससे पहले जो है 4 पार्ट हो चुके हैं, काफी सारे कंसेप्ट उनमें हो चुके हैं। तो गाइस अगर आपने वो नहीं देखे हुए हैं और आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। देखिए बहुत खूबसूरत लिखा है स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट गिव अप। तो गाइस लाइफ चाहे किसी की भी क्यों ना हो, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति है, चाहे मिडिल मैन है, चाहे वो बहुत बड़ा रईस है, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स का इतना आना जाना लगा रहता है कि आप उसका अंदाजा, आप उसका हिसाब नहीं कर सकते। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं चल रही है, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर करनी है, ये मैटर नहीं करता कि आपने एक दिन या 2 दिन में 1 घंटा 2 घंटे कम पढ़ा है या 2 घंटे ज्यादा पढ़े हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी कितनी दे पा रहे हैं, लगातार कितना पढ़ पा रहे हैं, कितने महीनों तक आप उस प्रोग्रेस को जो है वो जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। गाइज अगर मैं आपको यहाँ पर एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, लेकिन आप रोज का पढ़ते हैं, आप कोई ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो आप अपने स्टडी को स्किप नहीं करते, तो गाइज एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी मंजिल के पास होंगे, नजदीक होंगे और आप अपनी मंजिल को, सक्सेस को अचीव भी करेंगे। तो गाइस बहुत खूबसूरत ये एक ही 2 लाइनें लिखी हैं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए और अगर कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आप लगातार अटेम्प्ट करते रहिए, एक ना एक अटेम्प्ट में आपका वो टारगेट आपके द्वारा अचीव किया जाएगा। तो गाइस क्या है, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। कि अगर आप बेले बैठे हैं, आप बेकार बैठे हैं, उससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें। बहुत बड़ा नहीं करेंगे लेकिन कुछ छोटा ही करेंगे, कुछ छोटा करते करते ही एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 5th को, यानी इससे पहले फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से शुरू हुए थे। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 19 तक हम कवर कर बैठे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में आर्टिकल 20 और 21, काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों आर्टिकल्स हैं। और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्हीं दोनों आर्टिकल्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पहले कि इस प्रकार से हमारा 6 कंपोनेंट्स हैं इस सिलेबस में, जिसमें फर्स्ट वाला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। और इसी के अंडर एक टॉपिक आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो गाइस क्या है फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी काफी सारी वीडियोस हो चुकी हैं, आप इनको देखिए। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, उनको काफी लोग देख बैठे हैं, काफी सारा बेनिफिट होगा उन वीडियोस से भी। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 20 से आगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। हर एक वीडियो के स्टार्ट में आपको बताता हूं। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं ये जो हमारा सेकंड वाला है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स हैं इसमें 4 आर्टिकल्स हैं, 1920 सॉरी 5 है, 19, 20, 21, 22। तो इसमें आपको 4 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, 19, 20, 21, 22। इस राइट का क्या नाम है, राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 में हम देख चुके हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम्स हैं उसको। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आर्टिकल 20 और 21 क्या है डिटेल्ड में। तो गाइस एक ओवरव्यू यहाँ पर है आपके पास। और इसमें ये जो 6th वाला है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 जो था, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट द्वारा किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि इस 6th वाले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया है और अब ये लीगल राइट है आर्टिकल 300A के माध्यम से, पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइस अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो एट प्रेजेंट जो है ये 6 हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 7 थे। तो गाइस इस वीडियो में हम सेकंड वाला जो फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, जिसका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हम देखेंगे। तो गाइस क्या है राइट टू फ्रीडम।
जिस जो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, इसमें आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि मानिए अगर कोई इंसान अपराध कर देता है, अपराध करने के बाद उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो उससे कस्टडी में या अपराध करने के बाद, ऑफेंस करने के बाद उसे किस प्रकार की प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं कि पुलिस उसकी ज्यादा पिटाई नहीं कर सकती, पुलिस उसको एक लिमिट से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, उसे कितने घंटे के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो गाइस ये सारी वीडियोस, ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी आपको पूछा जा सकता है कि आर्टिकल मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स विद द टाइटल्स। तो आपके पास एक साइड पे आर्टिकल्स का दिया होगा और दूसरी साइड उनका टाइटल्स होगा। मानिए आर्टिकल 20 है तो आपके सामने ये ना होकर कोई और लिखा होगा, तो वो आपका मिसमैच्ड होगा, यानी ये करेक्ट नहीं होगा। तो नाम क्या है आर्टिकल 20 का, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो गाइस क्या कहता है, आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट arbitrary and excessive punishment to an accused person whether citizen or foreigner or legal person like a company or a corporation। तो गाइस मानिए कोई एक इंसान अपराध कर लेता है, उसकी कन्विक्शन हो जाती है, पुलिस उसे पकड़ ले आती है और पुलिस उस पर या गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी हैं उस पर अर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट उस एक्यूज्ड को ना दें, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 20। और ये किस किस को देता है, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, चाहे कोई फॉरेनर है, चाहे कोई लीगल पर्सन जैसे कंपनी या कारपोरेशन कोई भी है। तो गाइस यहां पर आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फॉरेनर्स को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जो नहीं है अवेलेबल सिर्फ इंडियंस को है, ये है 15, 16, 19, 29 और 30। तो गाइस ये 5 आर्टिकल हैं, यानी ये जो 20 वाला आर्टिकल है ये इंडियंस को, फॉरेनर्स को, सबको ये अवेलेबल है, लेकिन ये अवेलेबल सिर्फ भारत की धरती के ऊपर है। इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस इन दैट डायरेक्शन। तो गाइस किस प्रकार से उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसमें आपको 3 प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रोविजन क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो गाइस ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। तो गाइस यहां पर ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे क्राइम हुआ है उस टाइम पे जो लॉ था, जो कानून था, उसी लॉ या कानून के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ये नहीं होगा कि मानिए यहां पर एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आज 2020 चल रहा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया था 2015 में, तो आज अगर 2020 का कानून जो है वो 2015 वाले मर्डर पे नहीं चलेगा, उस पे वही कानून चलेगा जो तब का था, यानी एट दैट सिचुएशन जो था कंटेम्पोरेरी लॉ ही जो है उस पर एक्ट करेगा। तो इस प्रकार के प्रोविजंस जो हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कोई किसी भी लॉ को हम पर्टिकुलरली क्रिमिनल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो है वो उस डेट से ही इंप्लीमेंट करेंगे जिस डेट को वो लॉ एनफोर्समेंट में आता है, यानी उसे हम पिछली डेट से लागू नहीं कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है, सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। तो इसमें यहां पर क्या होगा कि अगर मानिए मैं आपको यहां पर फिर से एक एग्जांपल देता हूं कि 2015 में एक मर्डर करने की जो सजा थी जेल में वो थी 7 साल, और ये घटाकर 5 साल कर दी जाती है, इसी में एक अमेंडमेंट होता है मानिए 2020 में। तो अगर सजा कम हो रही है क्रिमिनल केसेस में तो आप नए लॉ को पिछली डेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी सजा बढ़ रही है तो आप पिछली डेट से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। तो क्या है कि आप किसी भी लॉ को अगर वो क्रिमिनल को या एक्यूज्ड को बेनिफिट पहुंचा रहा है तो आप पिछली डेट से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है तो आप उसको पिछली डेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो गाइस सेकंड क्या कह रहा है, नो डबल जियोपार्डी, कि आप क्या कह रहा है, फिर एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, ओरिजिनल वर्ड्स हैं, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो गाइस यहां पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है कि अगर एक इंसान ने एक अपराध किया है तो जो गवर्नमेंट है या जुडिशरी है, पुलिस है, जो भी उसे सजा देगी तो वो सजा एक क्राइम के लिए एक ही बार देगी।
ऐसा नहीं है कि एक क्रिमिनल को एक ही बार सजा देगी। अगर एक क्रिमिनल है वो बार बार क्राइम्स कर रहा है तो उसे बार बार सजा मिलेगी, लेकिन एक क्राइम के लिए उसे एक ही सजा मिलेगी, यानी नो डबल जियोपार्डी, कि उसको 2 बार सजा एक ही क्राइम के लिए कभी भी नहीं मिलेगी। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 20 उसे। सी में कहा जा रहा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्राइम को कमिट करता है तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम अपने प्रति खुद एविडेंट बनो, खुद सबूत बनो। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसे ये पुलिस जो है वो फोर्स नहीं कर सकती कि तुम खुद ही ये अपने मुंह से कहो कि ये मैंने काम किया है। तो गाइस इसमें भी अब आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी एक्सेप्शंस, तो वो मैं आपको यहां पर बता दूं। तो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है? इट इज वन दैट इंपोजेस पेनल्टीज रेट्रोएक्टिवली, यानी जो भी एक प्रकार का ये ऐसा कानून होता है जिसको हम पिछली डेट से इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन और विच इंक्रीजेस द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट्स। तो गाइस यहाँ पर क्या है, नो जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हम जनरली उसे कहते हैं कि जिसमें जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम पिछली एक्टिविटीज पे करते हैं, और जनरली उसमें क्या होता है जो पेनल्टीज होती हैं उनको इंक्रीज करने की बात की जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पेनल्टीज जो हैं वो इंक्रीज हो तो उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, अगर पेनल्टीज जो हैं पुनिशमेंट कम हो तो उस लॉ को जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया भी जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है जुडिशरी के ऊपर। The enactment of such a law is prohibited by the first provision of Article 20। तो गाइस इस प्रकार के लॉ को जिसमें पेनल्टी का इंक्रीज होना, इस प्रकार के एनेक्टमेंट ऑफ अ लॉ को प्रोहिबिट करता है, रोकता है। कौन रोकता है? जो हमने पहले पढ़ा था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। However, this limitation is imposed only on the criminal laws and not on civil laws or tax laws। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से पूछा जाएगा। तो ये जो लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है कि सरकार किसी भी लॉ को पिछली डेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग है। सिविल लॉज या फिर अगर टैक्स देने की कोई बात की जाती है, टैक्स का कोई लॉ है, तो उसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं है। इन अदर वर्ड्स अ सिविल लाइबिलिटी और अ टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो गाइस अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट कर सकती है पिछली डेट से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो कब कर सकती है? अगर वो लॉ क्रिमिनल लॉज के एम्बिट में नहीं आता है, यानी वो सिविल लॉ या फिर टैक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो टैक्स लॉज हैं अगर उनसे डील करता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है। नेक्स्ट कह रहा द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल, कि आप एक क्राइम अगर आपने किया हुआ तो आपको उस क्राइम के प्रति 2 बार सजा नहीं हो सकती। इस प्रकार का प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ आपको जुडिशरी के खिलाफ मिलेगा या ट्राइब्यूनल के खिलाफ मिलेगा। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट डिपार्टमेंट आपके साथ आपको डबल पनिशमेंट भी देता है तो ये आपका आर्टिकल 20 का वायलेशन नहीं होगा। आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर। तो गाइस एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ये आपका वायलेशन जो है नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर डिपार्टमेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज हैं वो आपको एक ही आपके क्राइम के प्रति अगर 2 या 3 बार या कितनी भी बार पनिशमेंट देती हैं तो आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार का जो फंडामेंटल राइट 20 है इसका वायलेशन नहीं होता। लेकिन अगर जुडिशरी ट्राइब्यूनल या कोई कोर्ट ऑफ लॉ है, अगर वो आपको डबल पनिशमेंट देता है या एक क्राइम के प्रति आपकी एक से ज्यादा पनिशमेंट देता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है आर्टिकल 20 का। तो गाइस इसके बाद थर्ड वाला हमने क्या पढ़ा था? जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मसला था। क्या कह रहा है? द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 20 ये साफ कहता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ है तो गवर्नमेंटल एजेंसीज आपको ये फोर्स नहीं कर सकती कि आप अपने क्राइम के प्रति खुद सबूत
दो और खुद ये कहो कि मैंने ये क्राइम किया है, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये ओरल भी हो सकती है या आप लिखित में भी, अगर किसी प्रकार का एविडेंस जो है ये आपसे नहीं मांगा जा सकता। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं? However, it doesn't extend to compulsory production of material objects। लेकिन आपके पास जो material objects हैं वो आपको अगर जुडिशरी चाहे तो वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। कंपल्शन टू गिव थंब इंप्रेशन, अगर आपसे अंगूठे का जो है छाप या इंप्रेशन मांगा जाता है तो भी आपको देने पड़ सकते हैं। स्पेसिमेन सिग्नेचर, अगर आपके सिग्नेचर जो हैं वो अगर मांगे जाएं जुडिशरी के थ्रू तो भी आप उसे मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जो है ये आर्टिकल 20 का वायलेशन हो रहा है। अगर आपके ब्लड के सैंपल मांगे जाएं तो भी ये वायलेशन नहीं होगा। कंपलसरी एक्सहिबिशन ऑफ द बॉडी, कि अगर आपके किसी बॉडी के पार्ट को देखा जाए यहां पर तो भी आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर मुझे सेल्फ इंक्रिमिनेशन बनाया जा रहा है या मुझे सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए जो है कंपेल किया जा रहा है। फर्दर इट एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर। तो गाइस मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से पहला हमने देखा कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि किसी भी लॉ को हम पिछले डेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो किसको नहीं कर सकते? वो क्रिमिनल लॉज के एम्बिट में जो आते हैं उनको नहीं एक्सटेंड कर सकते। इसी प्रकार यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं जो मैंने आपको बताई, तो ये हम कब कर सकते हैं कि उसके थंब का इंप्रेशन ले सकते हैं, सिग्नेचर ले सकते हैं, ब्लड का सैंपल ले सकते हैं, या उसका मटेरियल ऑब्जेक्ट है एक्यूज्ड के पास वो भी हम ले सकते हैं। ये कब ले सकते हैं? जब मसला क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का हो। अगर सिविल केस या सिविल प्रोसीडिंग्स हैं या कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जिनमें क्रिमिनल नेचर आपको नहीं देखने को मिल रहा, तो ये अगर आप किसी भी इस प्रकार के काम को करते हैं तो ये आर्टिकल 20 की वायलेशन होगी। तो गाइस बहुत सिंपल से शब्दों में है कि आप पिछले डेट से लॉ को इंप्लीमेंट तब कर सकते हैं जब वो क्रिमिनल नेचर का है। आप उसके जो उसके माध्यम से ही आप कुछ एविडेंसेस, एक्यूज्ड से ही आप कुछ एविडेंसेस तब कलेक्ट कर सकते हैं जब मसला क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का हो। अगर ये नहीं है तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी ये सारी जो हैं एक प्रकार की प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं एक्यूज्ड को, क्रिमिनल को। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट देते हैं हम आर्टिकल 21। तो गाइज अगर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल है तो मैं उसे मानता हूं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि एक इंसान के लाइफ की रक्षा करना और उसकी कुछ जो पर्सनल अपनी आजादी है उसको मेंटेन रखना, ये भी फंडामेंटल राइट है। सिर्फ एक जानवर की तरह जीना एक इंसान की लाइफ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट्स में भी दिया है और काफी सारा जो इसके रिगार्डिंग मटेरियल जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो गाइस क्या कहता है आर्टिकल 21? कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई भी आर्टिकल नंबर दिया जा सकता है और उसके सामने आर्टिकल का टाइटल रखा जा सकता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से मैच करिए। तो आपको यहां पर ये याद रखना कि आर्टिकल 21 का क्या काम है। यह है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें क्या कहता है ये? Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। क्या कहता है कि आर्टिकल 21 ये कहता है, ये डिक्लेयर करता है कि आप किसी की भी इंसान की लाइफ या उसकी जो आजादी है, पर्सनल लिबर्टी है, आप उसको छीन नहीं सकते। एक्सेप्ट, आप छीन सकते हो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे लॉज के माध्यम से जो हमने एस्टेब्लिश किए गए हैं, या कुछ ऐसा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को एस्टेब्लिश किसने किया है? लॉ ने किया है। यानी कानून के माध्यम से आप इस प्रकार की उसकी लाइफ भी ले सकते हो, पर्सनल लिबर्टी भी ले सकते हो, लेकिन कानून नहीं है, कानून का प्रोसीजर नहीं है तो आपको किसी प्रकार का कोई हक नहीं है। यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मानिए इंडिया में काफी सारे लोगों को फांसी दी जाती है, तो फांसी कब दी जाती है? वो लॉ में लिखी हुई है, वो कानून में लिखी हुई है। अगर ये कानून में नहीं लिखी होती तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की वायलेशन होती। जो एक्यूज्ड है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉ है और लॉ ने ये प्रोसीजर हैंगिंग का, उसकी जान लेने का एस्टेब्लिश किया हुआ है।
तो भाई यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये जो आर्टिकल है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, यानी जो भारत के नागरिक हैं और जो फॉरेनर्स हैं उन दोनों को ही अवेलेबल है। सिर्फ भारत के नागरिकों को कौन सा आर्टिकल्स अवेलेबल है, वो है 15, 16, 19 और 29 और 30। तो गाइस ये जब मसला हुआ तो इसमें देखिए सिंपल से शब्दों में ज्यादा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी हुई है कि किस प्रकार की प्रोटेक्शन उसकी लाइफ की है या उसकी लिबर्टी की। अगर ये आर्टिकल बात करता है तो किस प्रकार की लिबर्टी। एक ऐसा ही केस पहुंचता है गोपालन केस 1950 सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट भी ये जो लाइनें लिखी हुई हैं लगभग इन्हीं को रिपीट करता है। क्या कहता है, it held that the protection under article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action, कि ये जो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ आपको अवेलेबल है। यानी एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो किसी प्रकार का ऐसा अर्बिट्रेरी अपने मन चाही जो है वो एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन बनता है, कानून बनता है, तो आपका जो ये राइट की वायलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी अब ला के द्वारा जो है वो किया जाएगा वायलेट। तो गाइस यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग यही जो लाइनें हैं वो रिपीट की। इसने क्या कहा कि अगर लेजिस्लेशन बनता है तो ये वायलेशन नहीं होगी, और ओरिजिनल आर्टिकल में सिंपल से लिखा है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें क्या कहा, दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ लॉ, कि अगर स्टेट चाहे किसी की जिंदगी लेनी है, किसी की पर्सनल लिबर्टी को खत्म करना है, तो पहले एक लॉ बनाएगी और फिर उसकी जिंदगी खत्म कर देगी या जो भी करना होगा अपना काम करेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो गाइस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कुछ डिफरेंस है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ये होता है कि लॉ आपका अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, जैसा लॉ ने कहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना ही करना है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है मेनका केस में जजमेंट देते हुए लगभग इसी को रिपीट किया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि लॉ अगर फेयर है, अगर वो बिल्कुल क्लियर है, अगर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तो आप उसकी लाइफ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ में अगर लिखा हुआ तो आपको वही करना है, वो लॉ आपका फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं। क्या कहता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन procedure established by law in article 21 which is different from the expression due process of law। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास लॉ होगा, लॉ में जो भी प्रोविजंस हैं वही उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको विजडम यूज करनी है अपनी। अगर लॉ फेयर और ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, अच्छा है, ह्यूमैनिटी के अनुकूल है, तो ही उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अदरवाइज इसके अदर देन भी आप स्टेप्स जो हैं ले सकते हैं। तो ये आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। काफी सारे एग्जाम्स में जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल या फिर यूपीएससी के एग्जाम हैं, उनमें इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कहता है हेंस द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट हैज प्रेस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। तो इस प्रकार से अगर लॉ के द्वारा जो है, लॉ ने जो कहा उसी के अकॉर्डिंगली लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के साथ छेड़खानी की जा सकती है। अगर ऐसा कोई लॉ करता भी है तो वो लॉ क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये लॉ अनरीजनेबल है, अनफेयर है या अनजस्ट है। Secondly, the Supreme Court held that the personal liberty means liberty relating to the person or the body of the individual, कि जो पर्सनल लिबर्टी है इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल के साथ जो भी उसको फ्रीडम्स कुछ चाहिए होती हैं, बेसिक फ्रीडम्स, इनका तात्पर्य जो है, क्योंकि ये नैरो एक इंटरप्रिटेशन थी तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस को ही इंटरप्रेट किया। लेकिन मसला जब ये 28 साल के बाद फिर कोर्ट में पहुंचा, एक मेनका नाम का केस हुआ, मेनका केस 1978, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल खोल के जो है वो अपना जो पहली गोपालन केस में जजमेंट
दी थी उसको ओवर रूल किया और एक प्रकार का ब्रॉडर कंसेप्ट आर्टिकल 21 के अंडर जो है इंक्लूड किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मेनका केस में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल सकता है। The Supreme Court overruled its judgment in the Gopalan case by taking a wider interpretation of the Article 21। तो गाइस यहाँ पर भी अगर यूपीएससी या आप केएस का या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है कि वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21 किस में थी, मेनका केस में थी, गोपालन केस में थी, दोनों में थी या नन ऑफ दीज में थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मेनका केस 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, Therefore, it ruled that the right to life and personal liberty of a person can be deprived by a law provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ बात प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की नहीं हो रही है, यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रही है। इनडायरेक्टली यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है, प्रिंसिपल है, उसी को अडॉप्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीधे कहा कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आप किसी एक लॉ से जो है वो डेविएट कर सकते हैं, डिप्राइव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो लॉ आपका रीजनेबल होना चाहिए, फेयर और जस्ट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मैंने आपको बता दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आइडिया था, उसी को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया। In effect, the protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action। कि ये अब यहां पर देखिए जो गोपालन केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सिर्फ आर्बिट्रेरी एक्शन जो एग्जीक्यूटिव्स का होगा उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये लगाएगा। लेजिस्लेशन अगर बना के किसी प्रकार की डेप्रीवेशन की जाती है तो उसमें ये वायलेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसको ओवर रूल कर दिया मेनका केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें कहा कि किसी भी प्रकार का कानून, किसी भी प्रकार का एक्शन, चाहे वो लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, अगर वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल नहीं है तो ये डायरेक्ट वायलेशन होगी आर्टिकल 21 की। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करें अपना। तो नेक्स्ट फिर क्या कहता है ये, फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 21 इज नॉट merely confined to animal existence or survival, but it includes within its ambit the right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living। का बहुत खूबसूरत लाइनें हैं ये, सुनने में, पढ़ने में, देखने में बहुत मजा आता है और ऐसा होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहुत खूबसूरत जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसान जैसे जानवर जिंदगी जीता है आप उसके अनुकूल या उसके इक्वलेंट आप बना दें, या उसकी जिंदगी ऐसे बना दें कि वो सिर्फ जिंदा है, सिर्फ जिंदा होना या जानवर की तरह जिंदा होना ही ये राइट टू लाइफ नहीं होता। बल्कि असली जिंदगी, असली राइट टू लाइफ का क्या मतलब है, इसके बीच में आपको क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा कि एक इंसान ह्यूमन डिग्निटी के साथ, ह्यूमन इज्जत के साथ, जितनी एक ह्यूमंस की रिस्पेक्ट होती है उतनी रिस्पेक्ट के साथ वो लाइफ जिए, इस प्रकार का राइट टू लाइफ जो है ये आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच गो टू मेक अ मैन्स लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। और इसमें हर एक चीज ये आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है जो एक इंसान की जिंदगी को सार्थक बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है, कंप्लीट बनाती है और वर्थ एक जिंदा रहने का जिसका मन भी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ सांसें ही चल रही हैं तो उसका आर्टिकल 21 उसको मिला हुआ है। सिर्फ सांसें ही नहीं, उसको खाना चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए। ये सारा काम प्रोवाइड करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन सब की वायलेशन, इन सब में से किसी की भी वायलेशन हो रही है तो इंडिविजुअल डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट में कि मेरे इस फंडामेंटल राइट की यानी 21 की वायलेशन हो रही है। गाइस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारा एक और भी इसमें जजमेंट के साथ साथ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट आल्सो रूल्ड दैट द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। कि ये जो पर्सनल लिबर्टी वर्ड लिखा हुआ है, फ्रेज लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, इसका बहुत ही गहन मतलब है। और इसमें क्या क्या आता है,
इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ अ मैन, कि एक इंसान की लिबर्टीज पर्सनल कैसी हो सकती हैं, वो उनमें अलग अलग प्रकार की वैरायटीज ऑफ पर्सनल लिबर्टीज हैं, और उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने जो सब्सिक्वेंट आगे चलकर जजमेंट्स दी उनमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार बार बताता रहा है। तो गाइस आर्टिकल 21 और जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 1973 में आई थी, गाइस ये एक दोनों ऐसे कंसेप्ट हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार केस टू केस जो है वो डिफाइन करके और इनके एम्बिट में अलग अलग प्रोविजंस और ऐड करता रहता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड इट्स जजमेंट इन द मेनका केस इन द सब्सिक्वेंट केसेस। तो गाइस जो मेनका केस 1900 सॉरी ये आपको 1900 ये मेनका केस आपको 1978 में मिला। तो जो ये 78 में इसने जो जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को बार बार दोहराया और रीअफर्म किया आने वाली काफी सारी जजमेंट्स में। तो गाइस अलग अलग जजमेंट्स में अब क्या क्या निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट्स दी हैं, आपको हर एक जजमेंट जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, और पर्सनल लाइफ या पर्सनल लिबर्टी या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के एम्बिट में क्या क्या इंक्लूड करना है ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट टू जजमेंट अलग अलग जजमेंट्स में दिया है। तो क्या कह रहा है ये, इट हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट्स एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो गाइस यहाँ पर आपको ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको डायरेक्ट आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, यानी ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दी हैं वहां से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, कि ये आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है कि एक इंसान ह्यूमन डिग्निटी एक इंसानी इज्जत के साथ जिंदगी जिए, ये उसका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है। नेक्स्ट उसने एक केस में यह भी कहा कि राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे हवा चाहिए, और इंडस्ट्रीज का जो भी वेस्ट है इस हजार्डस इन्वायरमेंट से उसको फ्रीडम चाहिए, यानी इस प्रकार का अगर कुछ भी होता है तो ये भी उसके आर्टिकल 21 की वायलेशन मानी जाएगी। थर्ड कह रहा राइट टू लाइवलीहुड, सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, इंसान को उसकी रोजी रोटी का भी हक है, अगर नहीं उसको मिलती तो भी उसका ये आर्टिकल जो है 21 वायलेशन माना जाएगा। और इसी को राइट टू लाइवलीहुड को फुलफिल करते ही सरकार ने मनरेगा जैसी स्कीम्स को लाया हुआ है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ये केएस पुट्टास्वामी केस 2017 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये भी इट इज एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। तो गाइस इस जजमेंट के बाद जो है वो आर्टिकल 21 ए भी ऐड किया जाता है भारतीय पार्लियामेंट भारतीय संसद द्वारा। राइट टू फ्री लीगल एड, इसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39 के अंडर कुछ 39 ए करके एक आर्टिकल है, उसमें फ्री लीगल एड का जो है कंसेप्ट इंक्लूड किया जाता है। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो गाइस ये अलग अलग जजमेंट्स हैं, आपको एक बार गो थ्रू करना है, यहां से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। आपको मोटा मोटा ये पूछा जा सकता है कि ये जो है जैसे मैं आपको यहां बताता हूं कि राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, द सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग को कौन से आर्टिकल के एम्बिट के अंडर जो है अपनी जजमेंट में रखा है, तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये कौन सा है आर्टिकल 21 में, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में इनमें से कुछ नहीं आएगा। अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के अलावा किसी बड़े एग्जाम को देते हैं तो वहां पर इस प्रकार की जजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कि अगर आप कहीं पर भी हैं आपके साथ एक इंसानी व्यवहार नहीं किया जाता तो भी आपका ये वायलेशन जो है इस राइट का हो रहा है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर होती है फोर्स्ड लेबर, की आपसे कोई भी फोर्सफुली लेबर वर्क नहीं करवा सकता। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, आप पुलिस की कस्टडी में हैं या जुडिशियल कस्टडी में हैं, आपकी कोई हरास नहीं कर सकता, हरासमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई हरासमेंट करता है तो यह आपका आर्टिकल 21 यहां पर ये वायलेट होता है। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, कि अगर मानिए एक्सीडेंट हो जाता है किसी इंडिविजुअल का और उसे इमरजेंसी में मेडिकल एड नहीं मिलती है तो ठीक होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस प्रकार के फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए पिटीशन भी फाइल कर सकता है।
यहाँ पर 18th पॉइंट है राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ अ स्टेट, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी। तो गाइस ये काफी सारे जो पॉइंट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में दिए हैं। आर्टिकल यहाँ पर 23rd वाला पॉइंट है right against public hanging, right to road in hilly areas, right to information, right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to social and economic justice and empowerment, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लीप। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट टू स्लीप, यानी अगर आपके घर के आसपास अगर कोई आप सोए हैं जैसे 11-12 बजे, तो आपके घर के पास कोई डीजे या लाउड स्पीकर वगैरह यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उससे आपकी स्लीप के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आप इरिटेट हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके आर्टिकल 21 की वायलेशन है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी। तो गाइस ये काफी सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में दिए हुए हैं। आपको 2-3 बार इन्हें सिर्फ देखना है, और एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, किसी बड़े एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो ही आप इनको देख के जाएं। अकाउंट असिस्टेंट में सिंपली आपको क्या याद रखना है, 2-3 पॉइंट्स हैं। तो गाइस एक क्विक रिकैप हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखा कोटेशन क्या है, बहुत खूबसूरत लिखा है कि आपको पढ़ते रहना है, आपको मेहनत करते रहना है, चाहे आपकी मेहनत धीरे हो। तो गाइस यहाँ पर है पार्ट 5 हमारे पास। पार्ट 5 में हमने ये देखा सिलेबस क्या था, उसके बाद हमने देखा फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको टोटल बता दिया कि ये 7 थे। जो 6 वाला राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में रिमूव कर दिया जाता है। तो गाइस उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो ये आर्टिकल 20 है, इसका टाइटल है। इसमें हमने देखा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि किस प्रकार से किसी भी लॉ को क्रिमिनल नेचर का अगर लॉ है तो उसे आप एक्स पोस्ट फैक्टो, अगर वो बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है तो पिछली डेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप डबल जियोपार्डी, आप किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर उसने एक क्राइम किया तो उसके लिए आप उसे एक से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। आप किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपने खिलाफ जो है खुद सबूत बनो। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हमने देखी। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ या डबल जियोपार्डी है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। हमने ये भी देखा कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है ये दोनों चीजों को इंक्लूड करती है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के लिए। और ये भी हमने देखा कि किन सिचुएशन में जो है ये सारे सैंपल्स आपसे कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हमने देखा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से नैरोअर इंटरप्रिटेशन दिया। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेनका केस में और वाइडर या ब्रॉडर कंसेप्ट में इस आर्टिकल 21 को जो है एक्सप्लेन किया या अपनी जजमेंट दी। तो गाइस इसके बाद हमने क्या देखा कि अलग अलग जो पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट टू जजमेंट दिए हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इस आर्टिकल के एम्बिट में जो इंक्लूड होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है केएस पुट्टास्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक एसेंशियल पार्ट माना है आर्टिकल 21 का, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो गाइस ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने देखा। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं चाहे किसी और भी यूट्यूब चैनल की देख रहे हैं, गाइस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और उसके बाद ही जो है वीडियो आप इसे देखने में कैपेबल हो पाते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो आप लाइक जरूर करें। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइस फेसबुक पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम पर ऑलमाइटी गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल को आपने वहां सर्च करके ज्वाइन करना है। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बोलिए कि मुझे टेलीग्राम का लिंक चाहिए, तो मैं आपको यहाँ से लिंक प्रोवाइड करूंगा, इजिली आप वहां से ज्वाइन कर पाएंगे।
तो गाइस टेलीग्राम को ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ शेयर किए जाते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, डेली एक्सेलसर हो गया, या और भी जम्मू कश्मीर या भारत के जो नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स हैं उनको शेयर किया जाता है। इसके अलावा भी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं, चाहे विजन आईएएस हो गया, दृष्टि हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, वाजीराम हो गया, इनसाइट्स ऑन इंडिया, इनसाइट्स आईएएस हो गया, गाइस इनकी फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ्स यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज होती हैं, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म पर यहाँ मिल जाती हैं। अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप सिंपली मुझे यहाँ पर मैसेज करके बोलिए, मैं टेलीग्राम पर इमीडिएटली उसे प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपको क्या करना है, जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के इलाके के बच्चे हैं, जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज या फिर ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रकार की वीडियोस चाहे मेरे यूट्यूब चैनल की हैं, चाहे आप किसी और का भी देखते हैं, आप इन सारी वीडियोस को, पीडीएफ्स को खुदा के वास्ते उन तक भी शेयर कीजिए। और खुद क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड हो वो तुरंत एक वीडियो या मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर जो भी आप यूज करते हैं उस पर अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।